हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में, जेस्ट एग्ज़ाम में और टीफर एग्ज़ाम में। इन सब में ये हाई वेटेज टॉपिक्स है, इन सब एग्ज़ाम में ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे 5 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं और हमारे 3.5 यानी कि 3.5 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं और 2 क्वेश्चंस हमारे जनरल एप्टीट्यूड में भी आते हैं। सो दैट ये हमारा टॉपिक्स लगभग 15 से 20 नंबर ले जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और अब हम इसको समझते हैं होता क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है कि एक तरह का अंदाज़ा, हमने एक कॉइन टॉस किया, उसमें हम कहेंगे हेड या टेल, दोनों में से एक आएगा, यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। 2 में से एक आता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही अंदाज़ा हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हम कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड एक ही बार आएगा। जब हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो एक ही बार हेड आएगा। और टोटल केसेस यानी कि 2, दोनों केस कितने हैं, हेड और टेल हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी केस होते हैं हेड टेल, तो वो नीचे लिख देते हैं और जो आ सकता है हम कहेंगे हेड आएगा तो 1 और टेल की भी हमारी क्या होगी, 1/2 ही होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या केसेस लिख सकते हैं। जो हमारे केसेस हो सकते हैं कि हेड आएगा, टेल आएगा और नीचे आ जाता है नंबर ऑफ टोटल केसेस। जैसे कि हमने अभी यही एग्जांपल लिया है, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो फेवरेट केसेस क्या हमारा हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल केस कितने हैं, हेड और टेल हैं, यानी कि 2 हमारे टोटल केस हो गए। इसको हम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल भी कह सकते हैं, या जब हमारा आ जाता है उसको हम कहते हैं इवेंट आउटकम। सो दैट जब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो हम सैम्पल लेते हैं, सैम्पल इक्वल टू कॉइन के लिए, कॉइन्स में हमारे क्या होते हैं, हेड और टेल होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइस, एक डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। अब हमसे कोई कहे कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर क्या है, एक ही है, हमने बस 4 लिया है तो 1 लिखेंगे और आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6। यानी कि हम अगर 6 बार उछालेंगे तो एक बार 4 आ सकता है। हमें नहीं पता, पहली बार उछालेंगे 5 आए, 2 आए, 6 आए, तो हम क्या कहेंगे, टोटल केसेस हमारे कितने हैं, 6 और हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम कहें 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 नंबर हो गए, तो 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगी। इस टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। एक हमारा कार्ड्स होता है, कार्ड से रिलेटिव भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्ड, अब कार्ड में हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में हमारे 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो पहले हम रेड कार्ड के बारे में बात करते हैं। रेड कार्ड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ट एंड सेकेंड है हमारा डायमंड। ये हमारे 2 टाइप्स के कार्ड हो गए, हार्ट और डायमंड। हार्ट की शेप इस टाइप से होती है रेड कलर की और डायमंड की शेप इस टाइप से होती है। सेकेंड है हमारे ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, एक हमारा होता है क्लब और दूसरा हमारा होता है स्पेड। क्लब जो है वो हमारा उल्टे हार्ट की तरह दिखता है, इस टाइप से दिखता है, और जो हमारा स्पेड है वो हमारा ट्री की तरह दिखता है। लेकिन ये ब्लैक होते हैं और ये रेड होते होंगे, आपने देखे भी होंगे कार्ड्स में। ये भी हमारे 30 कार्ड्स होते हैं, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। इसको हम और डिटेल में जब करेंगे, जब हम इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस हम विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, जिससे हम हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन तो हम इजीली कर देंगे क्वेश्चंस की अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तब। सो दैट हम एक केस लेते हैं कॉइन्स का। हमने एक केस लिया है कॉइन्स का, हमने माना 2 कॉइन्स हमारे, 2 कॉइन्स है। अब इस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हमारा फर्स्ट कॉइन्स ये हो गया, सेकंड कॉइन ये हो गया।
हम कहेंगे अगर फर्स्ट पे हेड आया है तो सेकंड पे कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फर्स्ट पे हमारा क्या आ चुका है, हेड आ चुका है, या हमारा फर्स्ट पे टेल आया तो सेकंड पे कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमारे टोटल केसेस कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड है तो दूसरे पे टेल भी हो सकता है। पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो सकता है दोनों पे टेल हो। तो ये हमारे टोटल 4 केसेस है। इससे अलग कोई भी आप 2 कॉइन्स उछालो, इससे अलग कोई भी हमारा केस नहीं बनेगा। तो हमारे टोटल केसेस कितने हो गए, 4। अब कोई कहे कि फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे टेल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। जो आपको केस दिया हो उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे हमारे टोटल केसेस होते हैं। अब क्वेश्चंस में पूछो 2 कॉइन्स है, उसमें कितने केस बनेंगे, तो उसको हम कैसे याद रखते हैं, क्योंकि अभी तो 2 ही कॉइन्स है, हो सकता है 15 कॉइन्स दे दे, 20 कॉइन्स दे दे। तो 2 की पावर n से 2 हमारा क्या है, केसेस यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है उस पर कितने केस बने हैं। तो हमारा कॉइन दिया, कॉइन में कितने केस होते हैं, 2 होते हैं, हेड या टेल। तो कॉइन के लिए हमेशा हमें यहाँ 2 रखना है, क्योंकि हमारे 2 ही केसेस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऊपर क्या है, एन है। एन क्या है, हमें जितने ऑब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पर कितने दिए हैं, 2 कॉइन्स दिए हैं, तो यहाँ हम रखेंगे 2 इक्वल टू कितने केस बनेंगे, 4। 2 कॉइन्स हमें दिए हैं, एन की पावर 2 की पावर 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। इफ़ अगर हमें 3 कॉइन्स दिए होते, मानते हमने 3 कॉइन्स लिए हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितने केस बनते, हमारे 8 केस बनते। तो हम एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन हमें इन्हीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये बेसिक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। जिसको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती होगी उसको भी समझ में आएगी। 2 की पावर 3 है, यानी कि हमारे कितने केस बनेंगे, 8 केस। इस टाइप से हमारे यहाँ 4 बनने थे। अगले में अगर 3 कॉइन्स ले लेंगे तो हमारे टोटल 8 केसेस बनेंगे। सो दैट यहाँ पर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट के केसेस और यहाँ पर आएगा हमें जितने ऑब्जेक्ट दिए हों। इसी टाइप से हम समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ डाइस। हमने माना हमें 2 डाइस दिए हैं, 2 डाइस हमें गिवन है। अब हमें बताने इसमें कितने केस बन सकते हैं। डाइस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डाइस में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमें डाइस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। डाइस है हमारे पास, ये हमने माने हमारे पास 2 डाइस हैं। ये हमारा डाइस फर्स्ट है, ये हमारा डाइस सेकंड है। अब हमने माना हमारे जो फर्स्ट डाइस है उस पर 1 आया, हमने डाइस को थ्रो किया, उस पर हमारा 1 आ गया। अब सेकंड डाइस पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, हमें नहीं पता क्या आएगा इनमें से, लेकिन एक कोई भी आ सकता है। सेकंड में हमारा हम मानते हैं फर्स्ट डाइस पे हमारा 2 आया, हमें नहीं पता, अभी तक हमने डाइस उछाला ही नहीं है, तो हम केसेस बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि ऐसा भी हो सकता है। सो दैट हमारा फर्स्ट डाइस पे अगर 2 आया तो सेकंड डाइस पे हमारा 1 से 6 तक इसी टाइप से कुछ भी आ सकता है। हम मानते हैं हमारा फर्स्ट डाइस पे 3 आया तो सेकंड डाइस पे हमारा 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। या हमारे फर्स्ट डाइस पे 4 आया तो सेकंड डाइस में हमारे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे हमारा 5 आया तो सेकंड में 1 से 6 तक कुछ भी, फर्स्ट में हमारा 6 आया तो 1 से 6 तक कुछ भी। यानी कि ये कितने केस लेकर बैठा है, 6 केस, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, टोटल केस हमारे कितने हो गए, 36। आप ऐड कर लेना, 6 6 6 6 जा 36, यानी कि जब हमारे 2 डाइस होंगे तो वो 36 हमारे केसेस बनाएगा। सो दैट इसको हम इसी टाइप से कैसे लिखेंगे, हमारे डाइस में कितने केसेस होते हैं, 6 की पावर n करेंगे। अब यहाँ पर हमें कितने डाइस दिए हैं, एन क्या हमारे ऑब्जेक्ट जितने हमें दिए हों, तो 6 की पावर हमें 2 दिया है, यानी कि 6 6 जा 36 केसेस बनेंगे। इफ़ हमें 3 डाइस दिए होते, ये हमें 3 डाइस गिवन है, 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 3, तो यहाँ पर हमारे 216 केसेस बनेंगे। कैसे निकाला, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 केसेस यहाँ पर बनेंगे। सो दैट हमें एग्ज़ाम में इस टाइप से लिख के नहीं दिखाना है, हमें डायरेक्टली सोल्व आउट करने हैं।
यहाँ पर हमारे 3 अगर 4 डाइस होंगे तो 6 की पावर 4 हो जाएगा, 5 डाइस होंगे तो 6 की पावर 5 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे डाइस का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपको जो भी दे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में जितने केसेस होंगे और यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट दे होंगे। एक हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। हमें क्वेश्चंस में दिया है आर डाइस was thrown, what is the probability of getting। अब हमें 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये हमारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है CSIR नेट में, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। एन इवन नंबर, an odd number, a multiple of 3। अब हमारे पास एक डाइस है, उसको हमने थ्रोन किया, उछाला। अब हमें बताना है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आ मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे कितने केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 केस होते हैं डाइस में। अब हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो हमारे इवन ओड है, ये हमें अभी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बहुत हार्ड होते हैं उसमें बहुत काम आएंगे, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चंस में हमें लगाना है। एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से कटते हैं। 2 4 6, ये हमारे ओड नंबर है। तो हमारे कितने इवन नंबर आ रहे, 3 इवन नंबर आ रहे। तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 3 हमारे इवन नंबर है और टोटल केसेस हमारे कितने हैं, 6। इसको काटेंगे तो हमारी हाफ है प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने के। अब आप सोचो, आपने एक डाइस उछाला, उस पर आप कहोगे कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 4 6 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने उसको उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं आधी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अंदाज़ा ही तो है। प्रोबेबिलिटी कोई रियल थिंग्स नहीं है। जब वो उछाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, 1 हो जाती है। सो दैट प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अंदाज़ा। हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब जब इसको काटोगे तो 0.5, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ऊपर नहीं आता है। अब हमारी है एन ओड नंबर, सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या, ओड नंबर हमारे कौन से हैं, 1 3 और 5, ये हमारे ओड नंबर है। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ओड नंबर होते हैं। ओड हमारे कितने हो गए, 3 नंबर हो गए और टोटल केसेस हमारे 6 हो गए। इसको काटा तो 1/2, यानी कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, यानी कि 0.5 है। अब मल्टीपल ऑफ 3, अब इसमें देखो 3 के मल्टीप्लाई में कौन कौन से, यानी कि जो 3 के टेबल में आते हो, तो एक तो 3 है और एक हमारा 6 है, यानी कि कितने नंबर हो गए, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हमारे 2 नंबर आ रहे हैं और टोटल केसेस हमारे 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 3 इक्वल टू 1/3 है। इसमें अगर पूछता मल्टीपल ऑफ 2 तो 2 के लिए भी हमारा क्या हो जाता, इवन नंबर वाला ही हो जाता। सो दैट जो आपको क्वेश्चंस में दिया हो वो आपको ऊपर रखना और टोटल केसेस नीचे रखने हैं, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व आउट होंगे प्रीवियस ईयर के। प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीज़ होती है, एंड और। एंड का मतलब होता है और, हिंदी में ये वाला और का मतलब होता है या। इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है या ये समझ सकते हैं आप। एंड का मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। एंड का मतलब ये होता है। और का मतलब क्या होता है, स्किप कर लो या मत करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और का मतलब ये होता है। एंड का मतलब होता है स्किप करना ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है वो थिंग्स आपके लिए। इसको हम डिजिटल सर्किट से भी समझेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। ये हमारा एंड गेट का सर्किट है।
हमें ए से बी पर करंट पहुंचाना है, तो हमें यहाँ मान लेते हैं हम फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट से भी स्विच से होके जाना पड़ेगा और सेकंड स्विच से भी। अगर दोनों में से एक भी स्विच ऑफ है तो ए से बी तक करंट नहीं जा सकता, यानी कि दोनों ही स्विच का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, ज़रूरी चीज़ है, यानी कि स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट भी खुला होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एंड सेकंड भी ऑन होना चाहिए। आ गया एंड। अब और का सर्किट डायग्राम होता है हमारा ये, इसका सर्किट डायग्राम ये है। ए से बी पर करंट पहुंचाना है, इसका मतलब क्या है, चाहे हमारा फर्स्ट स्विच ऑन हो चाहे सेकंड, दोनों में से एक, फर्स्ट स्विच ऑन होना चाहिए चाहे सेकंड ना हो, ए से बी पर करंट पहुंचा जाएगा। या तो फर्स्ट स्विच ऑन होना चाहिए या सेकंड स्विच ऑन होना चाहिए, दोनों में ही। सर्किट डायग्राम से ही इनका मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें एक ज़रूरी है, दोनों हो जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम मानेंगे हमारी सक्सेस हमारी क्या है कि हमारे यहाँ पर करंट पहुँचे। या हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपने 12th पास की होगी, फिर आपने BSc की होगी, फिर आपने MSc की होगी, फिर आपने नेट एग्ज़ाम दिया होगा, फिर आपको PhD या डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी। सक्सेस मतलब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। आप अगर BSc स्किप कर दोगे तो MSc नहीं कर सकते। सो दैट ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप में इसमें से एक भी पहलू नहीं किया है या एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। इसकी सक्सेस क्या है, यह हमारी सक्सेस है। यहाँ से हमने 12th की, BSc की, MSc की, फिर नेट एग्ज़ाम दिया, नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो हम क्या करेंगे कि या तो मैं नेट एग्ज़ाम क्लियर करके PhD करके प्रोफेसर बन जाऊँगा, या मेरे पापा की दुकान है उस पर बैठ जाऊँगा, या मैं कुछ भी काम कर लूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है। सो दैट ये इनमें से दोनों में से एक काम, यानी कि ज़रूरी नहीं है मैं नेट क्लियर ही करूँ। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये नेट क्लियर करके प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, इसके पास और कोई चांस नहीं है, इसके पास इतना पैसा नहीं है कुछ और काम करते। लेकिन ये क्या कहता कि मैं ये दोनों काम अगर मेरा नेट क्लियर हो गया ठीक है, वरना तो मैं दूसरा काम कर लूँगा। तो और क्या कहता है कि दोनों में से एक, कुछ भी एक कर लूँगा, लेकिन इसके लिए एक कंपलसरी होता है। जहाँ पर कोई चीज़ कंपलसरी हो वहाँ हमारा एंड का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एक चीज़ कंपलसरी और दूसरी ना हो तो वहाँ हम और गेट का यूज़ करेंगे। जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो रही, सबकी मल्टीप्लाई होती जा रही। ये हमने मानी P1 प्रोबेबिलिटी, ये P2, ये P3, ये P4, सारी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इफ़ आपने एक भी स्किप कर दिया, स्किप का मतलब क्या है, ज़ीरो कर दिया, आपने एक भी ज़ीरो कर दिया तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर एक प्रोबेबिलिटी आपकी ज़ीरो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जब हम और के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो हम प्लस लगाएंगे, और जब हम एंड के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो हम माइनस लगाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर, माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई लगाएंगे, वो माइनस प्लस का चक्कर होता है ना, इसलिए लिख करके। जब और का कॉन्सेप्ट होगा तो हम प्लस लगाएंगे, और जब एंड का कॉन्सेप्ट होगा तो हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में बस हमारी दो ही चीज़ होती हैं, या तो प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर सम ऑफ टू बी 16। यानी कि क्वेश्चंस में क्या कहा है, 3 डाइस हमने थ्रोन के, 3 डाइस को हमने उछाला है एक साथ, अलग अलग करके नहीं कि पहला उछाल दिया फिर दूसरा उछाल दिया फिर तीसरा, तीनों को एक साथ उछाला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग देयर सम ऑफ टू बी 16। तो हमारी
क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? सक्सेस। सक्सेस हमारी किस में? हमें सम ऑफ 16 चाहिए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डाइस पर नंबर है उनका सम हमें 16 चाहिए। तो हमारे कितने हैं? तीनों ही डाइस ज़रूरी है। ये नहीं कि पहला डाइस पे 16, 2 डाइस जुड़ के 16 आ जाए, तीसरे डाइस को ना ले, या फर्स्ट डाइस पे तो आ ही नहीं सकता, 6 होता है। तो हमारे लिए तीनों डाइस ज़रूरी हैं। तीनों डाइस ज़रूरी हैं तो किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? एंड के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। एंड के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 16। हो सकता है हमारे पहले डाइस पे 6 हो, दूसरे और पहले डाइस पे 6 हो और दूसरे डाइस पे भी 6 हो, तो 6 6 12 हो गए। तीसरे डाइस पे हमारा क्या हो? 4 हो। तो ये तीनों हमारे लिए तीनों ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके लिए ये हो या ये हो या ये हो, ये नहीं, आपके लिए तीनों ही ज़रूरी है। तो यहाँ आप किसका यूज़ करोगे? मल्टीपल का, यानी कि बीच में इनके मल्टीप्लाई होगी। सेकंड, अब हमें तो नहीं पता फर्स्ट डाइस पे या तीनों डाइस पे यही आए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पे हमारा 6 हो और सेकंड डाइस पे हमारा 4 हो और थर्ड डाइस पे भी हमारा 6 हो। या अब यहाँ पर या का यूज़ होगा, तो जब हम और का यूज़ करेंगे या का, तो हम 2 लाइन अलग अलग खींचेंगे। जब हम एंड का यूज़ करेंगे, अभी एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे ही किया था, एंड के यूज़ के लिए एक ही लाइन, और जब हम और का यूज़ करेंगे तो नीचे लाइन खींचेंगे दूसरी। तो सो दैट ये है हमारा फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 6 और थर्ड डाइस पे 4, तो हमारा 16 आ जाएगा। सम ऑफ 16 हमारा हो जाएगा। लेकिन हो सकता है या पहले डाइस पे हमें 6 मिल जाए, दूसरे डाइस पे 4 मिल जाए और तीसरे डाइस पे 6 मिल जाए, या पहले डाइस पे 4 मिल जाए, दूसरे डाइस पे हमें 6 मिल जाए और तीसरे डाइस पे हमें 6 मिल जाए। लेकिन ये तीनों नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। या का यूज़ कब होगा कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, हमें 16 चाहिए, चाहे ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, तो या का कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा। अब और नंबर सोचो कि किसी और नंबर को जोड़ के हमारा 16 हो रहा है। किसको? पहले डाइस पे 5 हो, दूसरे डाइस पे 5 हो, तीसरे डाइस पे हमारा 6 हो। ठीक है, हो सकता है ये ना हो, ऐसे हो जाए कि पहले डाइस पे हमारा 5 हो, दूसरे डाइस पे हमारा 6 हो और तीसरे डाइस पे हमारा 5 हो। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले डाइस पे हमारा 6 हो, दूसरे डाइस पे हमारा 5 हो और तीसरे डाइस पे भी हमारा 5 हो। तो टोटल हमारे कितने केसेस बन गए? 6 केसेस बन गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आपको 16 नंबर लाना है। 16 नंबर हमारा या तो इस नंबर को जोड़ कर आ रहा है या इस नंबर को जोड़ कर आ। अब हमारे 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर को अल्टा पल्टी करो, यानी कि 3 केस ही बनेंगे। जितने डाइस होते उतने ही केस बनते, 3 डाइस। अगर 4 डाइस होते तो एक केस और आता। ठीक है, आपको नंबर अल्टा पल्टी करके देखना है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि तीसरे डाइस पे आपका 4 आ सकता है। हो सकता है पहले डाइस पे 4 हो, दूसरे डाइस पे 4 हो, इसीलिए आपको इनको उल्टा सीधा करके तो लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता चल गया कि एक तो ये नंबर है जिसको जोड़कर हमारा 16 आ रहा, और एक 5 5 6 है जिसको जोड़कर हमारा 16 आ रहा, और कोई सा नंबर नहीं है डाइस में ऐसा कि उसको जोड़कर 16 आए। सो दैट ये हमारी हो गए। बस अब इसी को यूज़ करके हमें सॉल्यूशन निकालना। सभी क्वेश्चंस में हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हमारा फर्स्ट डाइस है। फर्स्ट डाइस पे अभी हमने करा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की। एक ही डाइस है क्योंकि तीनों एक साथ तो नहीं है, पर उछाले एक साथ जा रहे हैं, पर ये 6 तो एक ही डाइस पाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। एक ही बार आएगा 6, और टोटल कैसे 6 हो गए। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी 6 आने की। 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6 ही है। सो दैट अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है? तीनों ही कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 की पावर 3। इसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि पावर अभी यूज़ करेंगे। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि एक डाइस में 6 एक ही बार तो आ सकता है, और टोटल केसेस कितना हमारे 6।
एक डाइस में 4 एक ही बार तो आ सकता है। टोटल केसेस कितने हैं हमारे 6। सो दैट इसके लिए भी हमारा क्या रहेगा, इस वाले के लिए 1/6 ही रहेगा। सिमिलरली इसके लिए भी हमारा 1/6 ही रहेगा। इसके लिए भी हमारा 1/6 ही रहेगा। इसके लिए भी 1/6 रहेगा। इसके लिए भी 1/6 ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी चाहे आप निकाल के देख लो, इसकी 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, क्योंकि एक डाइस में 5 एक ही बार तो आता है, 2 बार थोड़ी ना आ जाएगा। तो 1/6 तो 3 बार हो गया। अब हमारी क्या कि ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये या ये या ये या ये, पर हमें 16 चाहिए। तो जब हम या का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और कितनी बार है हमारा, 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपको ये लिखना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर तो आपका 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 लोगे और आपका 1 2 3 4 5 6 जोड़ोगे तो 6 कट हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 6 यानी कि आपका आंसर क्या है, 1/36 आंसर है। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 16 आने की 1/36 आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या क्लियर होना चाहिए ये कि हमें सक्सेस क्या हमारी 16 है। तो हम 16 को किस तरीके से ला सकते हैं, हमारे 2 ही तरीके हैं जिससे हम 16 ला सकते हैं। ऐसे 3 नंबर हैं जिनको 2 तरीके हैं जिनको 3 नंबर को जोड़ो और 16 आ जाए, लेकिन वो 3 नंबर उल्टे सीधे आगे पीछे हो सकते हैं, वही हमने करके दिखाया। याद रखने का तरीका क्या है कि 6 6 4 को उल्टा पीछा करके रख दो, तो जितने हमारे डाइस होते हैं उतने ही केसेस बन के आते हैं। देखो इसके लिए 3 आए, इसके लिए भी 3 ही आए। अगर 4 डाइस होते तो यहाँ पर 4 केस बनते, 1 2 3 4 ऐसे ही। सो दैट ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक और हम करेंगे जिसमें हम डाइस का ही यूज़ करेंगे। ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। 2 डाइस आर थ्रोन, what is the probability that their sum is an even number। अब यहाँ पर जो हमने इवन नंबर का कॉन्सेप्ट किया था वही यूज़ करना है। 2 डाइस हमने उछाले हैं, उसमें हमें बताना है कि दोनों डाइस को जोड़कर हमारा इवन नंबर आना चाहिए। सो दैट इसके तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, 2 4 6, फिर उनको उल्टा सीधा करके लिखना। और 2 डाइस वैसे हैं तो पहले डाइस पे हो सकता है 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो। सो दैट इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा सक्सेस क्या है, सक्सेस हमारी है इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम 2 डाइस हमारे ये रहे, दोनों ही डाइस कंपलसरी है तो एंड का यूज़ करेंगे। अब हम कहते हैं हमारे फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आया, सेकंड डाइस पे भी हमारा इवन नंबर आया, तो इवन प्लस इवन इवन ही होता है। 2 + 2 4 + 4 2 + 4 इवन नंबर ही होता है। सेकंड हमारा हो सकता है क्या, अगर इवन में हम ऑड नंबर को जोड़ें, कोई हमारा इवन नंबर है लाइक 2 और उसमें ऑड को जोड़ दिया लाइक 3, तो हमारा कैसा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है। सो दैट लेकिन अगर हम ऑड और ऑड को जोड़ें तो भी हमारा इवन नंबर आएगा। 3 + 3 6 आएगा, 2 1 + 1 2 आएगा। सो दैट ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म, यहीं पे सॉल्यूशन हो गया। इवन इवन क्या दे रहे हैं हमें, इवन नंबर दे रहे हैं। ऑड और ऑड इवन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर और का यूज़ हुआ है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। इवन इवन भी आ सकता है तो भी हमारा इवन आ जाएगा, ऑड और ऑड नंबर आया तो भी इवन आ जाएगा, लेकिन इवन ऑड आया तो इवन नहीं आएगा, यानी कि वहाँ तो प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो ही नहीं रहा। तो अभी हमने जब डाइस में क्वेश्चंस किए थे, इवन आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी, 1/2। कैसे निकाली थी, इवन कितने नंबर होते हैं हमारे, 3 नंबर होते हैं, 2 4 6, टोटल केस हमारे 6 है और 3 नंबर होते हैं तो 1/2। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। अगर आपको याद नहीं हो एक बार पीछे खोलो और आप देख सकते हो। सो दैट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 × 1, क्योंकि दोनों ही कंपलसरी है, तो हमारा आएगा 1/2। सेकेंड इसके लिए भी 1 × 1
तो 1/2 लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, या ऐसा हो जाए तो भी इवन आ जाएगा, ऐसा हो जाए तो भी इवन आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी वो इवन नंबर की पूछ रहा है, ये नहीं कि ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये नहीं कह सकते हो आपके ज़रूरी नहीं है एक पे इवन आए एक पे ओड आए, तो हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा उसी को तो सॉल्व आउट करेंगे हम। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1/2 प्लस 1/2। इनको सोल्व आउट नहीं करना होता क्योंकि बड़े बड़े केस भी आएंगे और ये कट जाती हैं, पावर हमेशा ही कटेंगी। 2 एलसीएम लिया, ऊपर 1 + 1 करा यानी कि 2/2, एक कैंसिल आउट यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 1/2 है। कि दोनों डाइस को उछालो और दोनों पे ही हमारा दोनों का एडिशन यानी कि दोनों को जोड़ के हमारा इवन नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी है। आधी क्यों है, हो सकता है ओड नंबर आ जाए, इसीलिए आपको ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी कि इवन ओड। उसने बस ये पूछा है कि इवन नंबर आ जाएगा क्या दोनों को जोड़ के, तो हमने कहा आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, यानी कि 1/2 है, आधी है। आ गया या नहीं आया, दोनों में से एक ही केस होगा, तो यानी कि 1 क्या है, आ सकता है। और टोटल केसेस कितने हैं, 2 हैं, नहीं भी आ सकता। सो दैट ये था हमारा एक नेट का क्वेश्चन, जिसको अगर हम सेकंड तरीके से करते हैं, ये तो हमारा सिंपल तरीका हो गया। सेकंड तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट डाइस है। फर्स्ट डाइस में भी अब हमारे कितने केस आ रहे हैं, एक 2 भी आ रहा, 4 भी आ रहा और 6 भी आ रहा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया या का, कि 2 भी आए तो भी इवन है, 4 आए तो भी इवन है, या 6 आए तो भी इवन है। और सेकंड में भी हमारा यही हो जाता है कि 2 भी आए, 4 आए या 6 आए। सो दैट ये बहुत हार्ड पड़ जाता, पहले आपको इनको प्लस करना पड़ता, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। ये सिंपल तरीका है, जब इवन ओड का कॉन्सेप्ट पूछे तो आपको जो पूछा, अगर ओड नंबर पूछता तो हम इवन ओड इवन लेते, कि पहले पे ओड आ जाए, दूसरे पर इवन आ जाए, दूसरे पर ओड आ जाए, पहले पर इवन आ जाए। सो दैट इस तरीके से ही आपको इवन ओड के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, या एक क्वेश्चंस में हम इसको इस तरीके से भी सोल्व आउट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से भी सॉल्यूशन हो सकता है। पर अब हम एक और क्वेश्चंस करते हैं नेट का ही। ये हमारा है नेट क्वेश्चंस और ये 2012 में आया हुआ। हम 2010 से अब तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यही है कि बीच बीच के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे हो सकता है बेस थ्योरम्स आए हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आए हो, तो जब हम उन कॉन्सेप्ट को करेंगे उसी के साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो 2012 में इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चंस आया था, जिसमें हमारे पास एक बैग B1 है, इसको ऐसे लिखते थे, बैग B1 है जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, हमारी 5 बॉल्स हैं, जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल हैं। बैग B1 है हमारा, उसमें हमारी 5 बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं हमारी और 3 वाइट बॉल्स हैं। एक हमारा बैग 2 है। अब बैग 2 है, बैग 2 में भी हमारी 7 बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ बॉल was thrown, what is the probability of getting a white ball। अब इसको भी हम उसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे कि हमारी सक्सेस क्या है, सॉल्यूशन सक्सेस क्या हमारी वाइट बॉल हमारी सक्सेस है। हमें सक्सेस चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वाइट बॉल चाहिए। अब वाइट बॉल लाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, 2 बैग हमारे, उसने ये नहीं कहा कि बैग B1 में से निकालो, बैग B2 में से निकालो, कोई से में से भी आप निकाल सकते हो। हमने माना हमने बैग B1 में से बॉल निकाली, बैग B1 में से बॉल निकाली और वो वाइट हुई, वाइट बॉल बैग B1 में से निकाली, और आया ना, या नहीं आया, या क्यों आएगा, बैग B1 में से या वाइट बॉल, ऐसे नहीं होगा, बैग B1 में से वाइट बॉल निकाली, दोनों चीज़ ज़रूरी है, बैग B1 भी हो और वाइट बॉल भी हो। या अब आया या तो बैग B2 में से निकालो, यानी कि सेकंड बैग में से निकालो और वाइट बॉल निकालो, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं ले सकते, हमें दोनों कंपलसरी है कि वाइट बॉल बैग B1 में से हो या बैग B2 में से हो। तो यहाँ तो यह आ गया वाइट बॉल बैग B1 में से हो, कंपलसरी है वाइट बॉल और बैग B1, या
वाइट बॉल बैग B2 में से हो, या आ गया ना यहाँ पर। अब बैग B1 चूज़ करें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। हाफ क्यों है, टोटल बैग कितने हैं, 2 हैं, और हमने बैग B1 चूज़ करा तो 1। फेवरेट आउटकम हमारा, फेवरेट केस क्या है हमारा, फेवरेट केस के 1 बैग B1 होना चाहिए। एक ही तो बैग B1 है इसीलिए 1 लिया, और टोटल बैग कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। अब बैग B1 में बॉल वाइट निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट बॉल कितनी है, 3 है, 3 में से कोई से भी निकले, लेकिन टोटल बॉल कितनी है, 5। 5 में से ज़रूरी नहीं है वाइट ही निकले, ब्लैक भी निकले, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वाइट बॉल चाहिए। 5 बार में जब हम 3 बॉल निकालेंगे तो हो सकता है वाइट बॉल निकले, ये कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 तो ब्लैक है, अगर 2 ब्लैक निकल भी गई तो तीसरी तो वाइट निकलेगी ही, तो 3/5। अब बैग 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। अब बस यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, यहाँ दोनों को ज़रूरी है तो 1/2 इंटू 3/5 आ गया 3/10, और सेकंड हमारा है 1/2 इंटू 4/7 तो आ गया 4/14। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, 3/10 प्लस 4/14, तो यहाँ से एलसीएम लोगे या काट लो, 2 2 4, 2 7 14, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 70। 21 प्लस 20 इक्वल टू 41/70, यही आपका आंसर है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है, वरना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सेकंड तरीके से भी किया जा सकता है, जो आपका डीप मेथड है, लेकिन यही इजी है कि बैग B1 में से यानी कि ज़रूरी है बैग B1 में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या बैग B2 में से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें नहीं कहा है कि बैग B1 में से निकालो या बैग B2 में से निकालो, कोई से में से भी निकाल सकते हो, तो इसीलिए या का यूज़ किया है। अगर एक ही बैग देता है तो हम बस एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, अगर वो कहता है बैग B1 में से निकलेगी या बैग B2 में से निकलेगी तो क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हो जाता। तो नेट का एग्ज़ाम में इतने ईजी क्वेश्चंस तो नहीं आते, ये 2012 में आया हुआ है नेट में। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ही। क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है कि ये हमारा क्वेश्चंस हो गया 2015 जेस्ट एग्ज़ाम, 2015 का है, ये जेस्ट एग्ज़ाम का है, जो आपको जब आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको 4 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वही आगे पीछे बस नंबर चेंज कर देते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके दे देते हैं। जेस्ट एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चंस है ये। इफ़ 2 आइडियल डाइस rolled once, what is the probability getting at least 1/6? तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, फिर उससे इजी तरीके भी देखेंगे। यहाँ पर हमारी सक्सेस हमारी क्या है कि हमें एटलीस्ट 1/6 मिले। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1/6 तो मिल ही जाए। 2 डाइस हमने उछाले, 2 डाइस पे हमारा कम से कम 1 डाइस पे तो 6 आ ही जाए, वो चाहता है क्वेश्चंस वाला कि हमने दोनों डाइस को उछाला, एक पे 5 आ जाए तो एक पे 6 आ जाए, एक पे 4 आ जाए तो एक पे 6 आ जाए। पर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यानी कि अंदेशा है कि ऐसा हो जाए, या कितनी बार में हो जाएगा, या क्या ऐसा हो सकता है, ये कहती है प्रोबेबिलिटी। अब हमने दोनों डाइस उछाले, दोनों ही डाइस कंपलसरी है क्योंकि 2 डाइस दिए हैं और एटलीस्ट 1 यानी कि एक पे तो 6 आ जाए। हो सकता है पहले डाइस पे 6 हो, दूसरे डाइस पे 6 ना हो सकता है पहले डाइस पे 6 ना हो, दूसरे डाइस पे 6 हो, नॉट 6। हो सकता है दोनों डाइस पे 6 हो। उसने एटलीस्ट कहा कम से कम, ये नहीं कहा कि दोनों डाइस पे 6 नहीं आ सकता है। एटलीस्ट 1/6, एटलीस्ट 1/6 का मतलब क्या है कि एक तो 6 आ ही जाए, 2 आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो हम पहले 6 और नॉट 6 और यहाँ 6 भी आ सकता है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, यानी कि डाइस में एक ही जगह 6 होता है, एक लिखी और टोटल केस हमारे 6 होते हैं। लेकिन नॉट 6 को छोड़ के डाइस में और कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर और होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगी। नॉट 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसकी भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6 होगी, और इसकी 1/6 होगी, इसकी भी 1/6 होगी, और इसकी भी 1/6 होगी। सो दैट अब हम यहाँ से करेंगे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये और ये, तो 1/6 इंटू 5/6, तो यहाँ से आ गया 5/6 की पावर 2। फिर यहाँ पर भी यही 5/6 इंटू 1/6, यहाँ से भी यही हो जाएगा 5/6 की पावर 2। नेक्स्ट 1/6 इंटू 1/6, तो यहाँ से 1/6 की पावर 2। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, ऐड करना पड़ेगा। 5/6 की पावर 2 प्लस 5/6 की पावर 2 प्लस 1/6 की पावर 2, सो दैट इनको ऐड कर लेना है। 6 की पावर 2 कॉमन आएगा, 5 प्लस 10 11, यानी कि इसका आंसर हो गया 11/36 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था और 2015 में आपका आया हुआ है जेस्ट एग्ज़ाम में। सेकंड तरीका हम देखते हैं क्या होती है इसके करने की। सेकंड अप्रोच हम देखेंगे इसकी। सेकंड अप्रोच में हम क्या देखते हैं इसको, तरीका एक तरीका और है कि क्वेश्चंस में कहा है जहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 कहते हैं क्वेश्चंस में, तब हम कौन सा तरीका लगाएंगे। उसने कहा है 1 पे 6 आ जाए, हम क्या करेंगे उसको उल्टा करेंगे, 1 पर 6 ना आए या 6 ना आए, हम ये प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ये क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 पे 6 आ जाए। हम इससे उल्टा कर देते हैं, उससे उल्टा सोचते हैं कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ रही थी, 5/6। सो दैट सेकेंड अप्रोच हमारी क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एटलीस्ट नॉट 6, बस ये रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, यानी कि दोनों डाइस पे 6 ना आए, उसी केस को छोड़ के और सब में 6 आएंगे ही। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोई आपने डाइस उछाला, उसमें 6 आ सकता है, लेकिन एक केस ऐसा भी होगा जिसमें 6 नहीं आ रहा, या 5 केस ऐसे होंगे जिसमें 6 नहीं आ रहा। सो दैट हम उसका उल्टा कर देते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई हमारी 11/36, तो हम उल्टा करते हैं कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/-6 ना आने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 5/6। 5 ऐसे नंबर है जिन पर 6 नहीं आ सकता, अपॉन में 6, और कितने हैं हमारे टोटल डाइस, 2 डाइस हैं, और दोनों डाइस कंपलसरी हैं, इसीलिए 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही डाइस हमारे कंपलसरी हैं। तो 1 - 25/36, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 36 - 25, तो आंसर आ जाएगा 11/36। सो दैट जहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख जाए एटलीस्ट 1 या बस एटलीस्ट दिख जाए तो आप वही लो 1 माइनस, और जो क्वेश्चन में कहा उसके उल्टा जाओ, एटलीस्ट 1 6, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछी है, तो हम उससे उल्टा निकालेंगे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 5/6 आ रही है, और 2 डाइस हैं तो दोनों डाइस का यूज़ करना है और 1 में से माइनस करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके आ गए 11/36। सो दैट आप दोनों में से कोई सा भी अप्रोच लगा सकते हो, पर इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व आउट करते आ रहे हो, इसलिए आपके लिए ये भी ईजी है। अदर देन आप इसको भी कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट 1/6 में बच्चे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा केस बन जाते हैं, अभी ये तो ईजी था, अभी एक भारी भी आएगा, तो आप क्या करोगे उस क्वेश्चंस में कि जो पूछा है उससे उल्टा जाओ और 1 में से माइनस कर दो, इजीली सोल्व आउट हो जाएगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेट एग्ज़ाम में ही आया हुआ है, नेट का ही ये हमारा है जून का 2019 का, 2019 में आया हुआ लेटेस्ट है। सो दैट क्वेश्चंस बहुत इजी है। एक हमें सर्किट दिया हुआ है, जिसमें हमारे 3 डायोड लगे हुए हैं,
और एक हमारा डायोड यहाँ पर ही लगा हुआ है। ये हमारे डायोड D1 D2 D3 या आप DD रख सकते हो। ये हमारे 4 डायोड लगे हुए हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, इन द फॉलोइंग। आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप सब कुछ भूल जाते हो। एक बार पढ़ते हो समझ में आता है पर उसको रिवाइज़ नहीं करते हो तो भूल जाते हो। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। लेकिन आपके हाथ के ही लिखे हुए होते हैं तो आपको याद आ जाते हैं कि ये इस तरीके से होगा। ईच डिवाइस में बी एन इंसुलेटर by probability P or a conductor by probability 1 minus P. The probability that non-zero current passes through the circuit. अब इस क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा बस दिमाग का यूज़ करना है। सॉल्यूशन एक लाइन का है। इन द फॉलोइंग सर्किट ईच डिवाइस में बी इंसुलेटर बाय प्रोबेबिलिटी पी। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है, हमें कुछ नहीं रखना, 1/2 1/4 कुछ नहीं रखना। अगर हमारे क्वेश्चंस में डिवाइस इंसुलेटर हो गए यानी कि इंसुलेटर की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी पी और कंडक्टर की प्रोबेबिलिटी उसने दी है 1 माइनस पी। ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, बस हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को समझना है। प्रोबेबिलिटी हमें यही रखनी है, अपने पास से कुछ नहीं रखना। 1/2 1/4 1/6 कुछ नहीं रखना। क्वेश्चन में क्या था, प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे दी, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन जीरो करंट पासिस थ्रू द सर्किट। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि हमारे पास सर्किट में नॉन ज़ीरो करंट, यहाँ पर हमारा ऐसा करंट मिले जिसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर ज़ीरो हो गई तो यहाँ कोई करंट ही नहीं आएगा, यानी कि हमें करंट को यहाँ तक पहुँचाना है। अब हमने यहाँ से करंट को स्टार्ट करा, इन तीनों में से एक में से भी हो के करंट चला गया तो इसमें जाना ज़रूरी है, यानी कि ये हमारा क्या होना ज़रूरी है, कंडक्टर। ये तो हमारा इंसुलेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये वाले का हमारा कंडक्टर होना ज़रूरी है। कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता, लाइक लकड़ी, कंडक्टर लाइक लोहा। सो दैट यहाँ पर हमारा कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कंडक्टर होगा तभी करंट पास होगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, 1 माइनस पी। अब ये बताओ ये ज़रूरी है या नहीं है, इसका कंडक्टर होना ज़रूरी है या नहीं है, होना ज़रूरी है। तो 1 माइनस पी इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात भी हमें पता चल गई। अब हम कहते हैं कि इन तीनों में से क्या कंडक्टर होगा, क्योंकि करंट तो हमें पहुंचाना है। क्वेश्चंस में कहा है नॉन ज़ीरो करंट पासिस थ्रू द सर्किट, यानी कि हमें ऐसा करंट, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी उसकी लेनी है इंसुलेटर या कंडक्टर की जो हमें करंट दे। ऐसा ना हो कि करंट ना पहुँचे सर्किट में। सो दैट यहाँ पर हमें करंट पहुँचाना है। तो करंट पहुँचाने के लिए हमारे क्या होगा, तीनों कंडक्टर हो तो भी करंट पहुँचाया जाएगा, 2 कंडक्टर हो 1 इंसुलेटर हो तो भी करंट पहुँच जाएगा। हो सकता है 1 कंडक्टर हो 2 इंसुलेटर हो तो भी करंट पहुंच जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे केस बने कि ये कंडक्टर हो सकता है, ये दोनों इंसुलेटर, ये कंडक्टर, ये दोनों इंसुलेटर, ये कंडक्टर, ये दोनों इंसुलेटर, या ये दोनों कंडक्टर, ये इंसुलेटर, ये दोनों कंडक्टर, इंसुलेटर। तो नंबर्स बहुत हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो दैट हम उल्टा जाएंगे। इसमें क्या का कंपलसरी है कि करंट पहुंचाना है, एटलीस्ट करंट पहुंच जाए तीनों में से एक में। यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, एटलीस्ट 1 कंडक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो एटलीस्ट 1 कंडक्टर। अगर हमें 1 कंडक्टर भी मिल जाए तो भी हमारा करंट पहुंच जाएगा। तीनों कंडक्टर हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 कंडक्टर चाहिए करंट पहुंचाने के लिए। वही आप उल्टा जाओगे, इन तीनों में से एक कंडक्टर हो तो हम करेंगे एटलीस्ट 1 कंडक्टर के लिए क्या करें, 1 माइनस पी। करंट कब नहीं जाएगा, हमें करंट पहुंचाना, हम उससे उल्टा जाएंगे। एटलीस्ट 1 में हम क्या जाते हैं,
उल्टा जाते हैं। तीनों जब इंसुलेटर होंगे करंट नहीं जाएगा। क्वेश्चन में कहा करंट पहुंचाओ, पर हम 1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करंट ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। करंट कब नहीं जाएगा, जब ये इंसुलेटर हो, ये भी इंसुलेटर हो और ये भी इंसुलेटर हो। तो वही हमें दिमाग लगाना है कि कंडक्टर के लिए तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, पर जिससे करंट ना जाए वो क्या है, ये तीनों इंसुलेटर होंगे तो करंट नहीं जाएगा। तो तीनों का इंसुलेटर होना बहुत ज़रूरी है करंट ना पहुंचाने के लिए। तो इंसुलेटर की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, और तीनों ही ज़रूरी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। यहाँ से 1 माइनस पी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 1 माइनस पी, और यानी कि ये इंसुलेटर 1 माइनस क्या है ना, यानी कि इंसुलेटर नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर तो क्या है, इंसुलेटर होना चाहिए, और 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि इंसुलेटर को छोड़ के कोई सा भी कंडक्टर हो, कोई सा भी हो, तीनों में से कोई सा भी कंडक्टर एक भी होगा तो भी हमें करंट मिल जाएगा। लेकिन करंट कब नहीं जाएगा, जब तीनों इंसुलेटर हो। तो वही कंडीशन हमने हटा दी, 1 में से माइनस कर दी ना वो, सो दैट 1 माइनस पी इंटू पी तीनों इंसुलेटर होंगे तो करंट नहीं जाएगा। लेकिन 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि इस कंडीशन में करंट नहीं जाएगा और सब कंडीशन में अब करंट जाएगा। इसमें से हमें यहाँ से करंट जाने की प्रोबेबिलिटी मिल गई, और यहाँ से ये ज़रूरी है तो 1 माइनस पी। क्वेश्चन सॉल्व आउट, 1 माइनस पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी, यही आपका आंसर था ऑप्शंस में। सो दैट यहाँ हमने क्या करा, इंसुलेटर ना होने की प्रोबेबिलिटी, और जब उसको 1 में से माइनस करते हैं, यानी कि वही केस छोड़ के और सब चीज़ आ गई। ठीक है, उसको छोड़ के और सब चीज़ आ गई हमारी। अब 1 माइनस पी क्यू 1 माइनस पी, ये हमारा आंसर हो गया। ये 2019 में नेट के क्वेश्चंस में आया है, जून में। नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा आया है जून 2013 में। ये हमारा नेट का ही क्वेश्चन है, जून 2013 में। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं, और क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। बस पकड़नी कि आपको लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चंस में कह क्या रहा है और हमें किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। जब आपको एक चीज़ कंपलसरी कहे तो आप उसी को हटा के और सब चीज़ लगा दो। मतलब जो कंपलसरी कहा है आपको, उसके अलावा जो बची है उसको माइनस करना होता है एटलीस्ट 1 में। सो दैट अब हम करते हैं 2013 का क्वेश्चन। इनके क्वेश्चंस की लैंग्वेज और मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक सेकंड में आता है इनका, अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ जाएं तो। कंसीडर 3 पार्टिकल A, B, C, each with attribute S that can take 2 values +-1, यानी कि ए बी सी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू या तो प्लस के 1 होगी या माइनस के 1 होगी। 2 की प्लस के 1 होगी, 1 की माइनस के 1 होगी, या 2 की माइनस के 1 होगी, 1 की प्लस की होगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है एस ए इक्वल टू +1, एस बी इक्वल टू +1, एस सी इक्वल टू -1, ये भी हमें गिवन कर दिया है। एट आ गिवन इंस्टेंट इन द next instant each exchange to -x with probability 1/3, the probability that the sum SA plus SB plus SC remains unchanged। अब क्वेश्चंस में हमें क्या कहता है, सक्सेस हमारी क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस में SA प्लस SB प्लस SC की वैल्यू अनचेंज रहे। तो SA की वैल्यू 1, SB की वैल्यू 1, SC की वैल्यू -1, तीनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है आपका आंसर 1, यानी कि हमें 1 चाहिए तीनों की वैल्यू से।
और क्वेश्चंस में आगे क्या कहा है, पहला क्वेश्चन को समझते हैं। एस ए की वैल्यू 1, एस बी की 1, एस सी की -1 एट अ गिवन इंस्टेंट। एक ये क्षण है हमारा, कोई टाइम है जिसपे ये था इन द नेक्स्ट इंस्टेंट, एक सेकेंड बाद या एक मिनट बाद या क्षण भर बाद। ईच एक्सचेंज टू -x, यानी कि x हमारा चेंज हो जाता है -x में, x हमारा -x में चेंज हो जाता है विद प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी कि चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम एस ए एस बी एस पी प्लस रिमेन्स अनचेंज। अब क्वेश्चन में कहा तीनों को ऐड करके हमारा आंसर 1 ही आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दैट अब हमने यहाँ पर लिया है एस ए एस बी एस सी, इनकी वैल्यू क्या दिया 1 1 -1, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम मानते हैं तीनों ही ज़रूरी हैं हमारे, एस ए एस बी एस सी। हो सकता है पहले पर 1 हो, दूसरे पर 1 हो, तीसरे पर -1 हो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है पहले पर 1 हो, दूसरे पर 1 हो, तीसरे पर -1 हो, क्योंकि हमें तो 1 लाना है, 1 के अलावा तो कुछ लाना ही नहीं है, तीनों को ऐड करके 1 आ रहा है। या हो सकता है इस पे -1 हो, इस पे 1 हो और इस पे 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। इस पे -1 हो, इस पे 1 हो और इस पे 1 हो सकता है बीच वाले पे -1 हो, इन पे दोनों पे 1 हो, इन पे 1 हो। बस ये 3 केसेस आएंगे, क्योंकि हमारे 3 ही पार्टिकल्स हैं क्वेश्चन में, तो 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते। उल्टे सीधे करके भी रखेंगे, 3 ही केस बनेंगे। यही आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस अब आपको क्या देखना है, पहले आपको जो गिवन कंडीशन दी है एक टाइम पर, वो 1 1 -1 है। अब क्वेश्चन में कहा चेंज होने की प्रोबेबिलिटी, अब नो चेंज भी तो रही, ये 1 था, ये भी 1 है, ये भी -1 है, तो चेंज तो हुए ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो एस से एस में ही नो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, नो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी 1 -1/3। वही क्वेश्चन लगाया, चेंज होने की प्रोबेबिलिटी और चेंज ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 -1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। जब चेंज नहीं होगा तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/3, और जब चेंज होगा तो 1/3 आएगी। बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन होगा। तीनों की मल्टीप्लाई करनी, 1 से 1 रहा, नो चेंज, 1 से 1 ही रहा, नो चेंज, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से 1 ही रहा, नो चेंज, तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब सेकंड वाले में करेंगे, यहाँ 1 था या -1 था, चेंज हुआ 1/3, यहाँ 1 था क्वेश्चन में, यहाँ भी 1 है, नो चेंज, यहाँ क्वेश्चन में -1 था, यहाँ 1 है, तो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ गई 2/3 की पावर 3। अगला केस, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, नो चेंज। अब यहाँ पर 1 है या -1 है, तो चेंज हो चुका है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो चेंज हो चुका है। सो दैट यहाँ पर नो चेंज है, 2/3, यहाँ चेंज हुआ है तो 1/3, और यहाँ -1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो चेंज हुआ है 1/3, तो यहाँ से भी आई 2/2 की 3 की पावर 3। ये हमारे केस हो गए तीनों। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। जो हमें गिवन कंडीशन है उससे हमें देखना है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना आप 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1/3 आती चली जाएगी यहाँ तो सब में, क्योंकि 3 केस हैं, 1/3 पर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अनचेंज और चेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 की पावर 3/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 3 प्लस 2/3 की पावर 3। अब यहाँ से आपको 3 की पावर 3 कॉमन लेना है, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 +2 यहाँ से आ गया 12/3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो दैट यहाँ से आप सोल्व आउट भी कर सकते हो, 12 27, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 4/9। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ये तो आपको आता ही है कि हमें 1 बनाना है, तो क्या क्या लेकर आ सकते हैं हम कि 1 बन जाए। बस एक ही केस है जिसमें 1 बनना, और उसको ही आगे पीछे करके आपको लिख दिया। लेकिन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो आपको उसको उल्टा भी तो जाना है, नो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी, उसी को आपको पुट कर देनी है और आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
इसी टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ जाते हैं। सो दैट ये हमारा नेट का है दिसंबर 2019 का, ये हमारा दिसंबर का है, और ये हमारा था इससे पहले जो आया था वो जून का था 2019 का। ये हमारा दिसंबर का है। आ बॉक्स कंटेन 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेम उसी टाइप्स का है और एक ही अलग अलग सेमेस्टर में आया हुआ है बस। 2 बॉल आर पिक्ड। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2 बॉल पिक्ड की हैं टुगेदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। बस इतना सा क्वेश्चन है उसी टाइप्स का। उसमें क्या कहा था, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या कहा है, डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हमारी सक्सेस क्या है, सॉल्यूशन। सक्सेस हमारी क्या है, डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर का मतलब क्या है, एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, दोनों सेम ना निकलें। तो दोनों सेम ना निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हो सकता है जो हमने पहली बॉल उठाई हो वो वाइट हो, दूसरी ब्लैक हो। क्या हो सकता है, पहली ब्लैक हो दूसरी वाइट हो। आप ये नहीं कह सकते कि हम दोनों उठाई दोनों वाइट हो, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपसे पूछी ही नहीं है, तो आप उसको क्यों एक्सप्लेन करोगे। सो दैट आपको प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की निकालनी होती है। इसमें भी ये नहीं है कंपलसरी कि पहले में से वाइट निकले या पहले में से ब्लैक ही निकले। हमारे केस होते हैं कि इतने टाइम में से निकल सकते हैं। जैसे कि वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल हमारी कितनी है, 9 में से वाइट कितनी है, 4 हैं, यानी कि 9 बॉल में से 4 बॉल्स हमारी वाइट है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, पॉइंट में होगी, 0.0 में हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 0.4 प्रोबेबिलिटी कि हमारी वाइट बॉल आई है। हमें पक्का नहीं कह सकते कि अब पहली वाइट बॉल निकलेगी या पहली ब्लैक बॉल ही निकलेगी। प्रोबेबिलिटी यही होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या दोनों सेम भी निकल जाए। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है, डिफरेंट कलर की। सेम कलर की पूछता तब हम कहते कि पहली में से भी वाइट और दूसरी बॉल भी वाइट, तब हम निकालते। तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, ये तो वाइट हमारी 5 थी, 5 वाइट है, ब्लैक हमारी 4 है, और टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी। अच्छा, आपके पास 9 बॉल थी, 9 में से आपने 5 बॉल वाइट है आपकी, उसमें से एक पिक्ड की है। 2 बॉल निकाली ना, तो पहले आपने एक बॉल निकाली, ये हमारी फर्स्ट बॉल ही तो, फर्स्ट बॉल निकाली, उसमें आपकी वाइट निकली या नहीं निकली। लेकिन आपने कहा कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको वाइट ही चाहिए, तो आप 5 बार ट्राई करो, वाइट बॉल निकलेगी। ये यही तो होता है ट्रायल हमारा। तो वाइट बॉल है 5/9। अब आपकी एक बॉल निकल गई तो कितनी बॉल बची, 8 बॉल बची। यहाँ बस इस क्वेश्चंस में यही पिक्ड करना है आपको कि यहाँ पर आपकी 9 बॉल नहीं बची। एक बॉल तो आप निकाल चुके हो, जब भी तो आपने 2 बॉलों को ज़रूरी है, यानी कि पहले आप वाइट बॉल निकालो उसके बाद ब्लैक बॉल निकालो, या पहले ब्लैक बॉल निकालो। 4/9 है क्योंकि ब्लैक हमारी 4 बॉल है और टोटल 9 है। अब वाइट निकालो तो 5/8, क्योंकि एक बॉल तो निकल चुकी है। दोनों ज़रूरी है, या नहीं कह रहे हम यहाँ कि वाइट निकालो या ब्लैक निकालो। हमने कहा वाइट और ब्लैक दोनों ही निकालिए, तभी तो डिफरेंट कलर आएंगे। तो इसीलिए मैंने 4/9 रखा। और जब एक बॉल निकल चुकी है तो टोटल बॉल कितनी बची हमारी, 8 बॉल बची, और 8 में से 5 वाइट बॉल हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको बस सॉल्यूशन हो गया आपका। तो 5/9 इंटू 4/8, तो यहाँ से आप इसको 1/2, तो यहाँ से 5/18। नेक्स्ट 4/9 इंटू 5/8, तो यहाँ से आप 4 2 8, 5/18 ऐड कर दो दोनों को, 5/18 प्लस 5/18। यहाँ से ऐड क्यों करा, क्योंकि दोनों में से एक ही केस होगा, दोनों केस नहीं हो सकते एक साथ। 10/18, तो काट दिया, 5/9 आपका आंसर। इस क्वेश्चंस को आप एक तरीके से और कर सकते हो। अप्रोच हमारी प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा होती है, आप कितने कितने केस लेकर कर सकते हो। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो जिस तरीके से हम 12th में करते हैं, पर वो बहुत
लेंथी प्रोसेस होता है जो हम 12th में करके आते हैं, तो आपको उस तरीके से नहीं करनी है। आपको किस तरीके से करनी है, फर्स्टली तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सेकेंडली अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सेकेंड अप्रोच आप क्या लगाओगे कि हमारे पास डिफरेंट कलर चाहिए हमें, तो हम दोनों बॉलें अलग अलग करेंगे, वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल, ये हो गई। तो पहले में से हम क्या चाहते हैं, वाइट बॉल निकले या ब्लैक बॉल निकले, तो हम एक ही लेंगे बस। 5 हमारे पास वाइट बॉल है, कितनी बॉल निकालनी है हमें इसमें से, एक बॉल निकालनी है, क्योंकि डिफरेंट कलर की चाहिए, बस 2 ही बॉल चाहिए। 2 बॉल्स क्वेश्चंस में कहा है, तो 5 बॉल में से एक बॉल निकाल लिया हमने। सेकंड, हमारे पास 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से भी हमें एक ही बॉल चाहिए। दोनों में से ना तो 2 चाहिए और ना ही 3 4 चाहिए, तो 5 बॉल में से एक वाइट चाहिए, 4 बॉल में से एक ब्लैक बॉल चाहिए हमने। ब्लैक बॉल का ये हो गया हमारा, वाइट बॉल का ये हो गया। नीचे हम क्या करते हैं, टोटल केसेस, ये तो हमारे फेवरल आउटकम हो गए या फेवरल केसेस हो गए। नीचे टोटल केसेस, टोटल बॉल हमारी कितनी है, 9 है, और 9 में से हमें कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है। सो दैट इसको लगाएंगे। अब आपने ये फॉर्मूला जानते होंगे, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको अभी हम करेंगे भी, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है, एक परमुटेशंस का होता है, पर पहले हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर हमारा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 का 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r हो गया यहाँ से 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 फैक्टोरियल। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ से 7 फैक्टोरियल। 9 माइनस 2 है ना, n माइनस r। अब यहाँ से आप इसको जब सोल्व आउट करोगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यही तो होता है फैक्टोरियल का मतलब, 5 4 3 2 1, यानी कि आगे तक नंबर जा रहा है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि ये 1 तक जाएगा, अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा, 5 4 20। ऐसे ही नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 9 फैक्टोरियल और 9 8 7 तक ले जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला हमें काटना है। नीचे 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल, 2 4 8, यहाँ से 9 4 36, ऊपर बचा 20 अपॉन 36। अब इसको काट लेंगे, 2 टाइम्स 20, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि सेकंड अप्रोच भी हमारी यही दे रही है 5/9, और 5 फर्स्ट अप्रोच भी हमारी यही दे रही थी। पर सिंपल तो केस यही बनता है, उसमें आपको क्या समझना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, बस ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। यहाँ पर 8 आएगा, इस चीज़ का आपको मतलब सोचना था इसके बारे में कि 8 आएगा, वरना तो बच्चे 9 लिख कर आए थे और तब सोल्व आउट करके आए थे, जिससे क्वेश्चंस गलत हो चुके थे। सो दैट ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आगे हम करेंगे इनसे हार्ड क्वेश्चंस, ये हमारे इजी क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट में हम थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के ही। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।